नमस्कार, स्वागत है आपका आईजी टीवी पर। मैं हूं अजय सेतिया। हमने पालघर की घटना पर अब तक 6 वीडियो जारी किए हैं। सभी वीडियो आपने पसंद किए और बड़े पैमाने पर देखे गए, उसके लिए आपका आभार। पालघर की घटना पर हम लगातार खुलासे कर रहे हैं और जैसे कोई नई जानकारी आती है मां बाप के सामने रखते हैं। इस बार हम आपके सामने सुप्रीम कोर्ट के एक वकील को ला रहे हैं जो इस पूरे घटनाक्रम को बारीकी से समझता है। वह समझता इसलिए है क्योंकि उसका अध्ययन उस जेएनयू से हुआ है जहां से कम्युनिस्ट निकलते हैं और कम्युनिस्ट के नेतृत्व संभालते हैं। केरल में कम्युनिस्ट की कार्य पद्धति वही है जो कम्युनिस्टों की कार्य पद्धति जेएनयू में है। उनकी कार्य पद्धति बंगाल में भी वही है, त्रिपुरा में भी वही है, अब महाराष्ट्र में भी वही हो रही है। जांच तो बिठा दी है उद्धव ठाकरे ने, लेकिन जांच में गड़बड़ी की कोशिश हो रही है और जो अब जांच प्राइवेट तौर पर हुई है उसमें साफ निकल कर आया है कि इस सारी घटना के पीछे कम्युनिस्ट विचारधारा और इसके साथ ही ईसाई विचारधारा जुड़ी हुई थी। लेकिन इस जांच को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है, जांच में चीजों को छुपाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए सेंट्रल बॉडी को नहीं दी जा रही। कोशिश ये भी हो रही है कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाया जाए किसी पीआईएल की शक्ल में और ये जांच सेंट्रल एजेंसी को, सीबीआई को दी जाए। लेकिन आज हम जिस वकील को आपके सामने ला रहे हैं वे बेसिकली भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी रहे हैं और अभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और जेएनयू में पड़े हुए हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया। उन्होंने इस सारे विषय पर गहराई से अध्ययन करने के बाद हमारे से बातचीत करने के लिए वह राजी हुए हैं। हम आपके साथ उनकी बातचीत करवाते हैं और आप एक नतीजे पर निश्चित रूप से पहुंच जाएंगे और वह नतीजा सीधा साधा यही है कि इस सारी घटना के पीछे लेफ्ट विचारधारा है जो अब महाराष्ट्र में बम फैलाने की कोशिश कर रही है। अमिताभ जी, आपने इस पालघर के विषय को अच्छी तरह समझा है और जी। इस पर अब एक प्रतिक्रिया भी आपने दी है। मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जिस प्रकार पालघर में 2 साधुओं की हत्या हुई है उस संबंध में मुख्यमंत्री का भी एक बयान आया है और वहां के गृह मंत्री अनिल देशमुख जी ने भी स्पष्ट किया है कि जो भीड़ थी उस भीड़ में कोई भी मुसलमान नहीं था या सारे के सारे जो थे वो हिंदू ही थे और यानी जिस पर हमला हुआ वो भी हिंदू थे साधु और जिन्होंने हमला किया वो भी हिंदू थे। तो इसको आप दूसरी दृष्टि से कैसे देखते हैं, क्या कारण है आपका दूसरी दृष्टि से देखने का? और दूसरा, यहाँ पर घटनाएं भी 2 दिन पहले हो चुकी थी इस तरह की चोरी की और जो भीड़ का कहना था वो ये था कि वहां पर लगातार चोर आ रहे थे, बाहर से आ रहे थे और बच्चा चोरी कर रहे थे। इस संबंध में आपका क्या स्पष्टीकरण है इस संबंध में कि आपने ये शक जाहिर करते हैं कि इसमें या तो दूसरे धर्म के लोगों का हाथ था, ये सांप्रदायिक घटना है, जबकि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री दोनों ही इस बात से इनकार कर रहे हैं। अजय जी, सबसे पहले इतनी लोमहर्षक, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और मैं कहता हूँ कि कायरतापूर्ण जो संतों की निर्मम हत्या है, उससे न सिर्फ हम भारतवासी बल्कि दुनिया में भी जो भी नैतिकता और मानवता को समझने वाले हैं वो सब क्षुब्ध भी हैं और साथ में साथ वो कुछ न कुछ इसके ऊपर में सही और उचित कार्रवाई करें सरकारें, चाहे वो केंद्र सरकार हो या प्रांतीय सरकारें हो। प्रांतीय सरकार यदि विफल होती है तो केंद्र सरकार उसका जिम्मा ले, इसकी अपेक्षा भी कर रहे हैं लोग। मैं उस विषय पे आता हूँ जो आपने प्रश्न किया। मुझे ऐसा लगता है कि जो उद्धव ठाकरे की सरकार है अभी महाराष्ट्र में, वो एक तरह से आप यदि माने तो कठपुतली सरकार भी एक छोटा शब्द होगा। मूलतः वो एकदम से पंगु सरकार है। कठपुतली तो सरकार में फिर भी कुछ करने के लिए हाथ पांव होता है कठपुतली के पास, लेकिन वो पंगु सरकार है और दे आर जस्ट लाइक डोडो, मतलब वो चल फिर भी नहीं पा रहे हैं और उनका हस्ट भी डेड एज डोडो ही होने वाला है उद्धव ठाकरे का, जैसा मुझे लगता है। हाँ, यदि उनको थोड़ी सी सन्मति आ जाए और इन जो राक्षसी प्रवृत्तियों का साथ वो छोड़ें तो शायद फिर वो राष्ट्रीय मुख्यधारा के साथ जुड़ सकते हैं और दोबारा उनका सम्मान वापस आ सकता है। अब मैं आता हूँ उस विषय पे। देखिए, अभी जो चाहे वो गृह मंत्री हो या मुख्यमंत्री हो वहाँ के, वो ठाकरे जी या गृह मंत्री, उनका बयान अपने आप में एक तरह से बहुत ही निराशाजनक और साथ में दुर्भावना युक्त है।
अब इसको ये कहना कि इसमें कोई मुस्लिम नहीं था, मुझे लगता है कि अपने आप में पूरे जो इस घृणित अपराध को छुपाना या उस पर पर्दा डालना है। इसके पीछे थोड़ा सा देखिए अमिताभ जी, बैकग्राउंड जो को उन्होंने मैं सूची जारी की है 110 लोग जी जो गिरफ्तार किए गए हैं, उसमें सभी के सभी हिंदू बताए गए हैं, ऐसा गृह मंत्री अनिल देशमुख जी का स्टेटमेंट है। मैं आ रहा हूँ अजय जी, मुझे 2 मिनट का वक्त दीजिए। मैं बहुत, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मसला है और इस पे समझने के लिए आपके दर्शकों को मैं थोड़ा सा इसका मैं जो बैकग्राउंड बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने इस पे काफ़ी गहन अध्ययन किया, वहाँ के लोगों से बात की, अपने लोगों को वहाँ भेजा, तब जाके मैंने जो अपनी प्रतिक्रिया दी परसों, वो मैंने इसलिए दी क्योंकि मैंने उन वहाँ की पहले फर्स्ट हैंड जानकारी ली, फिर उसके बाद मैंने दी। देखिए, ये एक बहुत ही घृणित अपराध हुआ है वहाँ, और साथ में सोची समझी रणनीति के तहत हुआ, और उसमें एक षड्यंत्र है। उसमें हिंदू मुसलमान का विषय डालना अभी तुरंत, मुझे लगता है कि वही, जैसा मैंने कहा कि इसको पर्दा डालने की कोशिश है इस खतरनाक षड्यंत्र पे। जब जब यहाँ पर आप जाएंगे और पता करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में सीपीएम का, यानी कम्युनिस्ट वहाँ का विधायक है, जो अपने आप में उसका बैकग्राउंड एक बहुत ही गंदा बैकग्राउंड मैं तो मानता हूँ, क्योंकि वो धर्मांतरण वगैरह का विषय तो छोड़ दीजिए, उसके पास जो हथियार हैं, वो हथियार मुझे ऐसा लगता है कि जो टिपिकल कम्युनिस्टों का हथियार है, वो साम दाम दंड भेद का प्रयोग करते हैं और अपने जो बेस को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और मैंने उनके कार्य पद्धति को बहुत नज़दीक से ना सिर्फ देखा है बल्कि उसमें जिया है, जब मैं जेएनयू का छात्र हुआ करता था। उन लोगों की तरीके में सबसे बड़ी बात क्या है कि वो एक बहुत ही मिस्चीवियस, बहुत ही शरारतपूर्ण और दुर्भावनापूर्ण तरीके से वो वैसे लोगों को अपने जाल में फंसाते हैं जो कहीं ना कहीं से असुरक्षित होते हैं, और उनको साथ में उनका दुनिया के साथ कम जुड़ाव है, जिनका विकास थोड़ा सा अपेक्षाकृत समाज में कम हुआ है, उसको अपनी जाल में फंसाते हैं और उसको मार्क्सिज्म का घुट्टी पिलाते हैं, उसको स्वतंत्रता की बात करवाते हैं। और अमिताभ जी, क्या आप इस नतीजे पर पहुंच रहे हैं कि इसमें शायद सांप्रदायिक एंगल ना हो लेकिन कम्युनिस्ट एंगल? देखिए, मैं कह रहा हूँ कम्युनिज्म और दुनिया के जो जहाँ भी कम्युनिस्ट और इस्लामिक जिहादी हैं, इनका मैं एक आकलन करने के बाद आपको बता रहा हूँ। मेरा एक पुराना वो रिसर्च है, थीसिस है उसकी, कि जो कम्युनिज्म और इस्लामिज्म, जो इस्लामिक जिहादी माइंडसेट है और जो कम्युनिस्ट हैं, ये दोनों दुनिया भर में हैंड इन ग्लव हैं। और उसका कारण ये है क्योंकि वो दोनों लड़ रहे होते हैं हमारे जो डेमोक्रेटिक सेटअप से और हमारे प्रजातंत्रीय व्यवस्थाओं से, वो दोनों लड़ते हैं। दोनों का प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं होता है, न कम्युनिस्टों का और न ही इस्लामी जिहादियों का। लेकिन एक बहुत ही अजीब बात है, वो भी समझने की है कि इनके अपने जो रूल्ड स्टेट्स हैं, यानी कि जहाँ कम्युनिस्ट सरकारें हैं, वहाँ जिहाद और इस्लाम की कोई एंट्री नहीं होती। वैसे ही जहाँ जहाँ इस्लामिक स्टेट्स हैं, आप देखिए वहाँ कम्युनिस्ट पार्टी कभी नहीं एग्जिस्ट करेगी, यानी कि दोनों मूलतः एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। लेकिन इनकी लड़ाई प्रजातंत्रीय देशों में सत्ता को किसी तरीके से कब्जा करने में, साथ में ये लोग बहुत ही हैंड इन ग्लव तरीके से काम करते हैं। इसीलिए जिहादी माइंडसेट और कम्युनिस्ट माइंडसेट अलग नहीं है, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इसी तरीके से यहाँ भी जो इनका व्यवहार है, जैसे वह उस क्षेत्र में उन्होंने एक विष बोया कम्युनिस्ट माइंडसेट ने। और चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, मैं आपकी एक चीज़ और प्रश्न पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि इतने जो सेक्युलरिस्ट हैं, जो पत्रकार भी, मैं तो नाम लेना चाहता हूँ बशर्ते कि आपका ये जो न्यूज़ चैनल है वो इसकी नहीं, आप ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज़ पूछता हूँ, विनोद दुआ, अभिसार शर्मा, रवीश कुमार, बरखा दत्त, क्या ये मुसलमान हैं? नहीं है। लेकिन क्या ये सबसे बड़े हिंदू विरोधी नहीं है? निश्चित रूप से। यदि इनको मौका मिले तो जाके वहाँ पर प्रशस्ति गायन करें, वहाँ तालियां बजाएं, क्योंकि ये लोग मूलतः चाहे अपने कम्युनिस्ट विचारधारा से कह लीजिए या अपने को लिबरल दिखाने के अपने कोशिश में कह लीजिए, वो खुल के हिंदू विरोध, देश विरोध का काम करते हैं या बोलते भी हैं। एक तरह से वो ओवरग्राउंड फेसेज ऑफ जिहादी माइंडसेट हैं। अमिताभ जी, आपकी बातचीत से मैं इस अंदाजे पर पहुंच रहा हूं
कि शायद ये मुस्लिम और कम्युनिस्ट का गठबंधन वहां पर हो सकता है, जैसा कि केरल में है या बंगाल में है। लेकिन इस बीच कुछ साधुओं का बयान आया है, उन्होंने इसको ईसाई एंगल के साथ भी जोड़ा है, क्योंकि पालघर में लगातार इस तरह की खबरें भी आ रही हैं कि वहां पर लंबे समय से जिस प्रकार उड़ीसा में धर्मांतरण की कोशिश की गई, वहां उसी तरह इस इलाके में भी धर्मांतरण की कोशिश होती रही है। आप इसको क्या ईसाई एंगल के साथ जोड़ के देखते हैं? नहीं, देखिए यहाँ जो जो उसको डाइल्यूट करने की कोशिश है, और इसमें जो लोग इस थ्योरी को मान रहे हैं, मेरे विचार में वो कायदे से उनके उस जाल में उलझ रहे हैं। इसको बहुत फोकस रखना चाहिए। कम्युनिस्ट जिहादी वो है, एक तरह का नेक्सस है, जिसको नापाक गठबंधन या अपवित्र गठबंधन कह सकते हैं, और उसी का नतीजा है। इसमें ईसाई मिशनरीज का रोल, या इससे डाइल्यूट होगा ये विषय। इसको पकड़ने के लिए सबसे पहली चीज, चाहे वो धर्मांतरण हो या कोई भी विषय हो, वो उसमें कहीं ना कहीं इन लोगों की ही मिली भगत होती है। ये लोग चाहते हैं कि किसी तरीके से भारतीयता और जो हमारी सनातन व्यवस्था है वो पराजित हो, ताकि मिल के फिर ये लोग बंदरबाट करें इस व्यवस्था का, जो हमारी सनातन व्यवस्था है। इसीलिए जो यहाँ का भी जो वो हुआ है, पालघर वाली जो घटना हुई है, उसमें भी मैं मानता हूँ कि वो वही जिहादी और कम्युनिस्ट माइंडसेट का गेम है। ये नेक्सस है उनका, और उसमें उन्हीं लोगों के द्वारा चलाया गया ये लाइन है कि यहाँ पर तो जो कम्युनिस्ट थे वहाँ पर चूंकि आदिवासी मूल निवासी आदिवासी हैं, वो ईसाई हैं। मुझे लगता है कि ये गलत है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और यदि ऐसा हम सोचते हैं तो उनके उस पूरे जो नेफेरियस डिज़ाइन को हम कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ क्योंकि उसको जैसे जैसे आप संत जो थे वो जब जा रहे थे सूरत में अपने किसी सहयोगी संत के अंतिम संस्कार में, और उनको जब लौटाया गया, तो मुझे ये भी जानकारी दी गई कि जब उनको वहाँ से टोल नाके से लौटाया गया तो किसी ने उनको गाइड किया कि आप उधर से जाओ। अब ये जो उधर से जाओ, ये भी एक विषय है जिसके बारे में एक और एंगल आया है कि सीपीएम ने एक बयान जारी किया है, और उस बयान में उन्होंने कहा है कि स्थानीय सरपंच, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की है चित्रा चौधरी, पुलिस उसके कहने पर चलती है, और या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो उसके कहने पर चलती है। और पुलिस की भूमिका भी क्योंकि इसमें बड़ी संदिग्ध है। सारे साधु संत इस बात पे आक्रोशित हैं कि जिस प्रकार की पुलिस को भूमिका निभानी चाहिए थी, वैसी भूमिका उसने नहीं निभाई। अगर पुलिस चाहती तो इस हत्याकांड को रोका जा सकता था। इस पे आपका क्या कहना? अजय जी, जब मैंने कहा ना, कम्युनिस्टों का एक तरीका होता है काम करने का। वो ना सिर्फ एक असुरक्षित और जो कम विकसित समाज है उसको वो एक्सप्लॉइट करते हैं इमोशनल, और उसको कुछ ना सिर्फ प्रलोभन देते हैं बल्कि उनको धमकाते भी हैं और अपने कब्जे में लेते हैं। मैंने उनको काम करते देखा है। लेकिन उसके साथ साथ उनके काम करने की शैली को यदि आप ध्यान दें तो चाहे वो पश्चिम बंगाल में जब वामपंथी सरकार रही, या केरल या त्रिपुरा, आप देखिए उनके काम करने की एक और शैली है कि वो प्रशासन के जरिए अपनी राजनीति करते हैं। उनके हर एक जिले के हर थाने में जहाँ उनका प्रभाव है, वहाँ उनका ही व्यक्ति खास करके चुना हुआ पुलिस में भी रहेगा, वहाँ के स्थानीय प्रशासन में भी रहेगा, और साथ में जो वहाँ उनका पार्टी का कैडर है वही रूल करता है। प्रॉक्सी में पुलिस या एडमिनिस्ट्रेशन होता है। ये सेट नॉर्मल। आप जी ये कहना है कि भीड़ में वामपंथी नेता मौजूद थे और उनके इशारे पर पुलिस ने साधुओं को उनके सुपुर्द कर दिया? मैं तो सबसे पहले वामपंथी शब्द ही नहीं प्रयोग करता, क्योंकि ये बहुत ही बरगलाने वाला शब्द है। कम्युनिस्ट हैं, वामपंथ उसको बहुत ही डाइल्यूट कर देता है। वामपंथ नहीं है, ये कम्युनिस्ट हैं, और हार्डकोर कम्युनिस्ट होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं। अपने सगों के नहीं होते, अपने माँ के नहीं होते। मैं तो थोड़ा और ज़्यादा जानना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब इनका तरीका ऐसा है कि ये प्रशासन को अपने कब्जे में लेते हैं, अपने कैडर को प्रशासन के साथ पैरेलल बिठा देते हैं और वही शासन चलाते हैं। उनका जो कैडर है, कार्ड होल्डर। अब यहाँ पर ये कितनी गलत बात है, उनके प्रेस स्टेटमेंट को मैंने भी पढ़ा है, और बल्कि मैंने अपने टैग भी किया था अपने उस राइटअप के साथ। ये तोड़ चोर की दाढ़ी में तिनका कर लीजिए, या उसको कुछ भी कर लीजिए कि जैसे आप अपनी चमड़ी बचा रहे हो। अब उनको लग गया कि ये तो गलत गेम पड़ गया है, अब तो हम लोग छूटेंगे नहीं, तो वो ऐसी लेम एक्सक्यूजेज जिसको बोलते हैं ना कि थोथी दलीलें दे रहे हैं। अब ये बताइए कि सरकार उनकी है, उनकी सरकार क्यों इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस, सीपीएम और एनसीपी की मदद से वो सीपीएम का वो कैंडिडेट जीता,
और उनकी सरकार वहाँ बन गई। अब वहाँ पर क्या कोई स्थानीय निकाय का चुना हुआ प्रतिनिधि अपनी बात चला सकता है? कितने कितने ये मतलब बचकानी बात भी नहीं है, उससे भी ज़्यादा घटिया बात ये कर रहे हैं सीपीएम के प्रेस कॉन्फ्रेंस की प्रेस रिलीज में। दूसरी बात, जब एमएलए और वो भी उतना गुंडा बैकग्राउंड का व्यक्ति, मतलब उसके नाम से जब वो उसकी सरकार नहीं भी होती तब भी उसके बारे में लोग कहते हैं कि वो हर तरह के कर्म कुकर्मों में लिप्त व्यक्ति है, वो क्या एक स्थानीय निकाय की प्रतिनिधि की चलने देगा? कॉमन सेंस भी कुछ चीज़ होती है। और दूसरी बात, उनकी सरकार पूरी है, यदि उनकी सरकार के रहते वहाँ की कोई स्थानीय निकाय की कोई चुनी हुई प्रतिनिधि वहाँ पर इतनी बड़ी गलती करती है और गलत पुलिस के ऑफिसर्स को रखती है वहाँ, तो ये भी जवाबदेही सरकार की बनती है कि कैसे। अमिताभ जी, देखिए, पुलिस की भूमिका के संबंध में आपने अभी नहीं बोला है कि मैंने जो सवाल किया था कि कम्युनिस्ट लीडर वहां पर क्या भीड़ में मौजूद थे जिन्होंने पुलिस को बरगलाया और साधुओं को भीड़ के हवाले करने के लिए मजबूर किया? नंबर एक। नंबर दो ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी की सरपंच हैं चित्रा चौधरी, उसका कहना है कि पुलिस के आने से पहले 3 घंटे तक वह भीड़ से जद्दोजहद करती रही और वो सफल रही, तब तक अटैक नहीं हुआ था साधुओं पे। इन दो मुद्दों पर आप जरा स्पष्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा। चित्रा जी की बात को मैं बाद में जवाब देता हूँ। सबसे पहली चीज, आपका पहला प्रश्न जो है कि क्या वहाँ कोई कम्युनिस्ट नेता मौजूद था? आजकल शारीरिक मौजूदगी का जमाना नहीं रहा है अजय जी। आज के इस कम्युनिकेशन की दुनिया में चीज़ें रिमोट कंट्रोल से कैसे अच्छी से तय होती हैं, आपसे ज़्यादा बेहतर कौन जान सकता है। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब स्थिति वहाँ पर ऐसी हो गई, भूमिका बन गई कि एक बार मौका मिला है, इससे पूरा उनका जो सेटअप है वो ना सिर्फ एनर्जाइज होगा बल्कि उनका जो पर्सनल वेंडेटा का जो हमेशा एजेंडा होता है कम्युनिस्टों का जिहादियों के साथ मिलके, उसका वो एक तरह का मैं कहना चाहता हूँ कि एकदम कॉपी बुक उनके पास एक एग्जाम्पल मिल गया था कि एक निरीह भगवाधारी संत उनके कब्जे में है जिनका वो यदि मर्डर करते हैं तो पूरी दुनिया में वो मैसेज दे सकते हैं कि देखो हमारी सरकार आई तो हमने भगवाधारियों की ये हालत बनाई कि उसको पीट पीट के मारा और पुलिस के साथ मिल के मारा। ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल गेम है, ये एक तरह की मोरल फाइट थी, मोरल बैटल था, जो जिसको उन्होंने सोचा कि हम वन अपमैनशिप दिखा के दुनिया में दिखा सके कि सी दिस इज आवर माइट एंड दिस इज आवर वे, आप कह सकते हैं कि स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग, मोडस ऑपरेंडी। तो ये जो उनका तरीका था ये बैकफायर कर गया है, ये मैं निश्चित रूप से कहूँगा, क्योंकि उनको ये पता नहीं कि इस बार जो समय बदल चुका है और अब गलत समय में उन्होंने गलत निर्णय ले लिया है। अब वो भी फंस चुके हैं, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अब उनके पास ये आर और पार की लड़ाई में उनको अब हारना ही है। वो ना सिर्फ एक्सपोज हो चुके हैं बल्कि पूरे भारतीय समाज के जो इस गुस्से को, इस एंगर को, वो उनको फेस करने में कपकपी छूट रही है। ऊपर से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जो सक्षम सरकार है उसने इस पे संज्ञान ले रखा है। मुझे ऐसा लगता है कि अब इनके दिन बीत गए। अब ये जो जिहादी और कम्युनिस्ट जो इनका अपना तरीका है काम करने का, और उसको अभी तक इसको मिले हुए थे ऐसे सपोर्टर्स, ओवरग्राउंड उनके मेंबर्स, जिसमें मैंने नाम लिए कुछ पत्रकारों के, कुछ बुद्धिजीवियों के, करण थापर, ऐसे मतलब फौज भरी हुई है। वो लोग मिलके उनको सपोर्ट करते हैं जिहादी कम्युनिस्टों को। वो सब अब एक्सपोज हो गए हैं। सबों की ये जो चुप्पी है ना, वो अब बता रही है कि उनके दिन फिर गए हैं। और जहाँ तक ये जो मैंने आपको बताया चित्रा जी की बात जो मैं बता रहा हूँ, चित्रा जी ने जो भी स्टेटमेंट दिया है वो वहाँ के अपने स्थानीय रिक्वायरमेंट के साथ दिया है कि वहाँ पर वो थी और बचा नहीं पाई। लेकिन ये मैटर अब बहुत डीप इन्वेस्टिगेशन का है, ताकि एक भी जिम्मेवार व्यक्ति, चाहे वो मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, यदि उसकी कहीं भी कोई एक रोल और इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा, इतना मुझे ऐसा लगता है। अमिताभ जी, आप तो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, आप जानते हैं कि केंद्र सरकार इसकी जांच नहीं कर सकती। आपने शुरुआत में यही कहा था कि केंद्र सरकार जांच को अपने हाथ में ले, तो क्या आप इस तरह की मांग करेंगे कि राज्य सरकार सीबीआई को सौंपे इसकी जांच? नहीं, सीबीआई को जांच सौंपेगी राज्य सरकार, इतना मुगालता तो हमारे जैसे थोड़े बहुत जानकारी रखने वाले व्यक्ति को कभी नहीं होगी। इसके कई तरीके हैं। यदि कोर्ट में मूव करे, कई बार ऐसा होता है कि सीबीआई खुद भी इस बात को इनिशिएटिव लेके करती है। कई बार एसआईटी, सुप्रीम कोर्ट
अपने पास जिम्मेवारी लेती है कि सुप्रीम कोर्ट की अपने निगरानी में इसकी जांच करवाए। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट मूव किया जा सकता है। कई बार ऐसे उदाहरण भी हैं, क्योंकि वहीं का ये केस है और वहाँ सरकार उनकी है, तो वो केस जो है वो वहाँ ना चले मुंबई में, बल्कि कहीं दूसरी जगह चले, दूसरे प्रदेश में चले, और एसआईटी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड उसकी जांच हो, या सुप्रीम कोर्ट ही इंस्ट्रक्शन सीबीआई को दे, जो भी, मतलब सुप्रीम कोर्ट यदि चाहे और उसको सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया जाए इस विषय में। लेकिन चूंकि उसका एक तरीका है, यदि स्टेट गवर्नमेंट इसमें कहीं भी पर्दा डालती हुई दिखी तो कॉज ऑफ एक्शन बनेगा, और मुझे लगता है कि जुडिशियल इंटरवेंशन से वहाँ पर एक निष्पक्ष जांच हो, और कोई भी दोषी, चाहे वो सीधा, प्रत्यक्ष या परोक्ष, उसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए, ना ही छोड़ा जाएगा, क्योंकि ये पूरे देश की अस्मिता के ऊपर में हमला है। और नमस्कार। अब नमस्कार, धन्यवाद अमिताभ जी। धन्यवाद। ये थे अमिताभ सिन्हा। जाते जाते वह संकेत दे गए हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे को छोड़ेंगे नहीं, छोड़ सकते भी नहीं, क्योंकि साधु संतों का बड़ा दबाव है प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर। पालघर में साधुओं की हत्या राजनीति का नया मोड़ लेकर के भी आ सकती है महाराष्ट्र में। लॉकडाउन खत्म होने दीजिए, यह मुद्दा इतनी जल्दी खत्म नहीं होगा। लॉकडाउन के बाद फिर उभर कर सामने आएगा। हम लेकर आएंगे फिर नई समीक्षा। तब तक जुड़े रहिए आईजीटीवी के साथ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन भी दबाइए। जैसे ही हमारा नया वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन पहुंचेगा। नमस्कार।